हेलो एवरीवन, इस वीडियो में 101 क्वेश्चन से मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, ये ऑब्वियसली जो भी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के ऊपर था। ठीक है। लेटराइट सॉइल जो होती है, अच्छा जब आप ऑब्जर्व करोगे पिछले 5-6 सालों का, अगर आप रिकॉर्ड देखोगे यूपीपीएससी का, तो ये सॉइल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन दो भी हो जाते हैं, और इसमें जो नॉर्मली जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो इसके 2-3 स्टेटमेंट के बारे में होते हैं, बहुत बेसिक सी स्टेटमेंट होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे एक आपसे ये अभी जो पूछी गई है यहाँ पे, ये आपसे यहाँ पे लेटराइट सॉइल पूछी गई है। ठीक है। एक ब्लैक सॉइल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एलुवियल सॉइल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो 2-3 तरीके की सॉइल है, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसमें दो स्टेटमेंट आपको दी गई थी। ये तो इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पर ये डेवलप होती है, वहाँ पर ये आपको मिलती है। और इसमें आपका आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, यानी कि ये चीज़ इसमें कम होती है। तो ये जो पर्टिकुलरली चीज़ें हैं ना, इसी से सारी मिट्टियों का क्लासिफिकेशन होता है कि एक तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर बारिश कितनी हो रही है, और वहाँ उसमें आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम या और भी जो मिनरल्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर सॉइल में है या नहीं है। जैसे नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, तो ये किस में है और किस में नहीं है। इसी से आपको दो मिट्टियों का, सॉइल्स का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो मिट्टी के ऊपर आपको जरूर पढ़ के जाना है। ये आपको ज्योग्राफी की घटना चक्र में इजीली चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। 102 क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें ये जो क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा गया है, ये इनका बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, या शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, या ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये सिर्फ सिंपली मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत इन डेप्थ ये जाएं और वहाँ पे से पूछें। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कुछ कुछ चीज़ों में ये अब पूछने लगे हैं कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, किस शेड्यूल में हैं, और कब किसको ऐड किया गया था। ये एक एडिशनल क्वेश्चन यहाँ से बनने लगा है। लेकिन ये वाले तो अभी भी आपसे इन डेप्थ नहीं पूछे जाते हैं, सिंपली मैच द फॉलोइंग में होता है। तो ये अगर आपने सिंपली अगर घटना चक्र भी कर रखी है ना, तो इसमें से आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा पॉलिटी का। इसके बाद बात आती है, जैसे ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी था और टफ भी था। अब देखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जब भी कभी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हो, तो उसमें मैंने आपको बताया कई बार कि आपके पास एटलस जरूर होनी चाहिए। अगर आपने एटलस नहीं कर रखी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीज़ें आपके लिए फिर रटने वाली हो जाएंगी, जिनको आप इजीली फॉरगेट कर जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, इसमें उन्होंने ये बोला था कि छोटे से बड़े में, जो छोटे से बड़े आकार में क्रोनोलॉजी बेसिकली सेट करनी थी, जो भी डिजर्ट वगैरह फैले हुए हैं, ठीक है, उनको आपको सेट करना था। अब इसमें ग्रेट सैंडी है, अरेबियन है, सहारा है और गोबी है। नाम सारे पॉपुलर हैं। अब इसमें ग्रेट सैंडी जो है, ये हो सकता है कि आपने ना भी सुना हो, बट अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट, ये तीनों तो आपने सुने ही होते हैं। तो इनके बारे में आपसे जो इन्फॉर्मेशन है, वही वो जानना चाह रहे हैं। ये वाले से थोड़ा तो आंसर तो आपको नहीं भी पता होगा ना, तब भी आप इन तीन के थ्रू आंसर तक पहुंच जाओगे। मेन चीज़ ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछ रहे हैं। इन्होंने कोई छोटे छोटे जो रिजल्ट है वो नहीं पूछे हैं, आपसे बड़े बड़े पूछ रहे हैं। अरेबियन है, सहारा है, गोबी है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जैसे देख रहे हो, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर सपोज ये है, तो इसमें यहाँ पर ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर लेक्स कौन सी हैं, यहाँ पर रिवर्स कौन सी हैं, यहाँ पर अगर डिजर्ट एरिया है तो वो कितने परसेंट पे है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि यहाँ पर जो मेन मेन जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बसी हैं। अब यहाँ पे जो मेन मेन दो दो कोई रिवर्स हैं, तो वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं, डिजर्ट एरिया यहाँ पर कितना है, किस तरफ है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपका है, वहाँ पर कैसे क्या चीज़ें हैं, किस तरफ फैला हुआ है। तो ये सब अगर चीज़ें आपको हर कॉन्टिनेंट की मालूम है, जैसे आपको अगर ओशिना कॉन्टिनेंट की मालूम है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का आप बता ले जाओगे। देन आप फिर अफ्रीका की बात आएगी, तो अफ्रीका का भी आप बना लोगे। इसी तरीके से फिर आप साउथ अमेरिका का या नॉर्थ अमेरिका का अगर आपसे बोला जाएगा, तो वो भी आप बना ले जाओगे। तो जब आपने ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे डिजर्ट हो गए, माउंटेन्स हो गए, एक्सक्यूज मी, देन अगर लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, तो इनको अगर आपने पहले से ही अगर लोकेशन वगैरह आपने देख रखी है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में एटलस के थ्रू, तो ही ये चीज़ें आप इजीली वहाँ पर मार्क कर पाओगे। वरना फिर आपने इसको याद किया होगा, रटा होगा, और ये चीज़ वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करके आपसे गलत हो सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में ये सिंपली क्वेश्चन जो आया हुआ था दिसंबर 2022 वाला, तो ये आपको ध्यान देना है। दिसंबर 2022 का इन्होंने कंटेंट करंट पूछा हुआ था, मई में आपका एग्जाम था। ठीक है, 14 मई को आपका एग्जाम था ये। अब इसमें उन्होंने सोशल, जो आपकी रिपोर्ट थी वाली, सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो थी, ये इन्होंने नॉर्मली पूछी हुई थी आपसे, सामाजिक प्रगति सूचकांक। तो ये बहुत ही पॉपुलर रिपोर्ट थी, आराम से आपको हर कंसल्टेंसी मैगजीन में दिख भी रही थी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देन उसके बाद में फिर से आपको ये संधारणीय विकास, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल गया था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है। हालांकि जो स्टेटमेंट है वो इतनी टफ नहीं थी, बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट थी, तो उसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन टफ इसलिए है क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, एकदम ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको आपको पढ़ करके जाना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको पहले से ही पढ़ कर जाएंगे। देन इसके बाद में आपका 106 क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली उन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में बात की है कि जो प्रेसिडेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है भाई, अब बिल पास बाय द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम ए लॉ विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इन्होंने बेसिकली जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में दो स्टेटमेंट पूछ दी। ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा इन डेप्थ स्टेटमेंट आ जाती है, इसमें आप डाउटफुल हो सकते हो।
पहला वाला तो बहुत ही बेसिक है। अब ये भी आपको घटना चक्र में इजीली देखने को मिल जाता है। बट इसमें से मेन चीज़ समझिए, जो थीम है वो समझने वाली ये है कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके दो दो तीन तीन जो क्वेश्चन, दो दो स्टेटमेंट वाले जो चीज़ें होती हैं, दो दो तीन तीन चार चार बेसिक फैक्ट होते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, ये आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी। ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, घटना चक्र में आपको मिल जाएगा, बट एक्सप्लेन सेक्शन आपको देखना पड़ेगा घटना चक्र का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अगर क्वेश्चन आंसर वाला जो होता है ना वन लाइन वो कर लिया तो उससे ये क्वेश्चन आपका निकल जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो 107 क्वेश्चन है इसको देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। इसमें उन्होंने ये पूछा था कि अगर क्रोनोलॉजी आप सेट करें तो उसमें सबसे अंतिम में कौन सी इवेंट जो है, इंसिडेंट जो है वो हुई थी, कौन सी चीज़ सबसे बाद में आई है। तो इसमें से होम रूल आंदोलन आपको देखने को मिलता है, होम रूल जो था। इसके बाद आपका जो जलियांवाला जो मैसेकर था, जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 वाला। देन इसके बाद में आपका खिलाफत आंदोलन था और मोपला विद्रोह था। तो ये आपको बताना था, मोपला रिवोल्ट। अच्छा, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बोलता हूँ ना कि ऑप्शन पर आपको फोकस करना है। ये जो होम रूल आंदोलन है, इससे जो रिलेटेड लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो ये होम रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग में से कह रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन, इसमें गांधी जी का रोल या जो भी मेन मेन लोग थे उनका रोल क्या है, कैसे क्या है, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है स्टेटमेंट की फॉर्म में, जैसे दो स्टेटमेंट बना के पूछ दिया गया। और जो मोपला रिवोल्ट है, ये भी आप देखते हो, इससे डायरेक्ट आप क्वेश्चन आने लगे हैं। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ देगा कि मोपला रिवोल्ट में कौन कौन से पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो ये जो पर्टिकुलरली इवेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनको आपको देख के चलना है, ये आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। देन आ जाता है आपका 108 क्वेश्चन कि कौन सा इसमें से बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नहीं है। सिंपली आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि आपका फीकल मैटर है, तो इसको बायोडिग्रेड कर सकते हो, ओके ठीक है कर सकते हो। पेस्टिसाइड को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यूरिन को कर सकते हो। डोमेस्टिक वेस्ट को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्योंकि जनरली जो ये यूरिन वाला और फीकल मैटर है, इसको तो आपको पता है कि ओके ठीक है, ये तो आसानी से हो जाता है। जो डाउट क्रिएट होता है वो डोमेस्टिक वेस्ट और पेस्टिसाइड में होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो सी और बी ऑप्शन में गलती करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। बेसिक जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपने पढ़ी हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस पर आपको भरोसा करना है कि घरेलू अवशेष जो है वो होगा या कीटनाशक होगा। किसकी ज़्यादा चीज़ मना किया जाता है कि क्या चीज़ आप ना करिए। अगर मान लीजिए कि जो पॉलीथीन है वो आपसे बंद करवाई गई है, तो क्यों की गई है? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसके बाद आ जाता है आपका रियो समिट जो है, ठीक है, एजेंडा 21 जो है रियो समिट वाला 1992 वाला। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आप इसमें आप देखिए, जो इन्होंने ऑप्शंस दिए गए उनको आप पहले देखिए। प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है ये। तो ओजोन लेयर को अगर आपने ढंग से समझ लिया, उससे उससे रिलेटेड, ओजोन से लेयर से रिलेटेड, ओजोन लेयर होती कहाँ है ये भी पूछता है, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो ट्रोपोस्फियर में होती है कि कहाँ होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में आपने ये जो पॉल्यूटर मेन है, यानी कि जो मेन पॉल्यूटेंट्स है वो आपने देखे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पूरे पेपर में देखते ही आ रहे हो कि 4 क्वेश्चन अकेले सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आए हुए थे। और फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, बहुत बेसिक चीज़ पूछी है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी ओजोन लेयर के बारे में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में या ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो बेसिक है उनके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि ये रियो समिट जो एजेंडा 21 है 1992 किससे रिलेटेड था? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बता दीजिए, या फिर आपसे कहा जाए कि आप स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में बता दीजिए, तो या फिर बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल जो थी कार्टाजीना वाली वो बता दीजिए। तो अगर आपने उससे रिलेटेड, जिस चीज़ से वो रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज की बात जब आप पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल वगैरह है वो आप क्या नहीं जानते होंगे? डेफिनेटली जानते होंगे। बस उन्होंने उसी चीज़ को इंडायरेक्टली पूछ लिया है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड थी। तो इन्वायरमेंट के जो मेन 5-6 चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, फूड चेन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ठीक है, यही सब आपसे पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद में एक बहुत बेसिक सा था कि जो डिजर्ट वगैरह में जो आवाज़ करने वाले जानवर होते हैं, जो जानवर वहाँ पर रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आर्बोरियल बोला जाता है, फॉजोरियल बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, या फिर जेरिकोस बोला जाता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सबने सही कर लिया होगा ये। इसके बाद में बात आती है कि किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलते हैं। अब देखिए नदियों के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये जो इनके जो ऑप्शन है ना, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे पहली बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि अगर रुद्रप्रयाग है तो वहाँ पे कौन सी नदी है, जैसे वहाँ पे मंदाकिनी है मान लीजिए। अब इसके बाद आप बात करोगे देवप्रयाग की, तो वहाँ पर कौन कौन सी है, कर्णप्रयाग है तो वहाँ पे कौन सी है। जैसे आप मतलब एक ऐसे आप याद रखो कि अगर आप केदारनाथ जाते हो तो वहाँ पर आपको मंदाकिनी देखने को मिलती है, अगर आप बद्रीनाथ जाते हो तो वहाँ पर आपको माँ मंदाकिनी देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पर आपको अलकनंदा देखने को मिलती है। अब ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसको आप याद कर लो कि वो कहाँ मिलती हैं। इसके अलावा जैसे विष्णुप्रयाग है, थोड़ा सा अलग जगह वो पड़ता है, थोड़ा सा हट के पड़ता है, तो उसका आप देख लो कौन सी नदी है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब नाम अलग से इनके आप जब मिला के देख लोगे ना, कहाँ से कौन सी नदी ओरिजिन हो रही है, फिर कहाँ से कहाँ जा रही है, तो ऐसे करके एक बन जाएगा, ऐसे करके वो आपको बना लेना है, उसको ऐसे करके लोकेट कर लेना है और वो उससे याद कर लो, तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। अच्छा, इसमें आपको देखना है कि जो समुद्री शैवाल है, यानी कि जो आपकी
सीवीड्स होती हैं, ये किस चीज़ का इंपॉर्टेंट सोर्स होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आयोडीन की सोर्स होती है सीवीड। ठीक है, इसके बाद में ये जो क्वेश्चन था ग्राम सभा वाला आया हुआ था। अब देखिए ये जो ग्राम सभा वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये आपका पंचायत के इलेक्शन हुए थे, उसका रिजल्ट 13 मई को आया था। ठीक है, 14 तारीख को आपका एग्जाम था। अभी ऐसा तो है नहीं कि 13 मई को रिजल्ट आया तो 14 तारीख को पेपर हो रहा है तो एक दिन पहले उन्होंने ये क्वेश्चन ग्राम सभा के ऊपर बना दिया होगा, पंचायत के ऊपर बना दिया होगा, नहीं। ये जो इसकी पूरी जो चीज़ें हैं वो पहले से चल रही थी इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है लगातार इसके लिए काम कर रहा था, लगातार सारी चीज़ें चल रही थी पिछले 2 ढाई महीने से। एक बार पहले एग्जाम होना था, वो पहले इलेक्शन होने थे एग्जाम के पहले, लेकिन उसके पहले वो नहीं हो पाए थे, फिर उसके बाद में वो चीज़ डिले हुई थी, तो फिर आपके ये एग्जाम के जस्ट पहले इसका फाइनल डिसीजन आया था। तो कहीं ना कहीं जो आपके करंट में इशूज़ चल रहे हैं, पंचायत के बारे में चल रहा है तो उन्होंने ग्राम सभा के बारे में पूछ लिया। बेसिक बेसिक आपसे चीज़ें जानना चाहिए थी कि इसकी जो कार्यशक्ति वगैरह है वो ग्राम स्तर पर किस तरह की होती है, जैसे कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव में, स्टेट लेजिस्लेचर में जिस तरह से होती हैं, या फिर इसकी जो पावर्स वगैरह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होती हैं या किसके द्वारा डिसाइड होती हैं, ये आपको बताना था। तो उसके अगर बेसिक फैक्ट्स को आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। तो आपको अब इस तरह से अपने दिमाग को खोल करके पढ़ाई करनी है कि जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए। देन उसके बाद में थोड़ा सा एक ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा वाली की किताबों में इजीली मिल जाते हैं। परीक्षा वाली की जो किताबें आती हैं उसमें इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में जो महिला रेजिमेंट इस्टेब्लिश की गई थी, गठित की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसका क्या नाम था? अब ये चारों इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन आप इसमें अगर देखोगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसमें से रियल कौन सी थी वो आपको बताना है। तो ये अब इसमें ध्यान रखो, अगर आपने गौर किया हो तो जो आज़ाद हिंद फौज है इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। इवन जो ARO का आपका 2017 वाला पेपर हुआ था ना, जो 2018 में हुआ था प्रीलिम्स का, ठीक है, उसमें भी आज़ाद हिंद फौज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। कौन कौन से लोग उसमें रिलेटेड थे, इन्वॉल्व थे, ऑक्यूपाइड थे, वो आपसे पूछा गया था। तो ये आजाद हिंद फौज के ऊपर पूछते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप घटना चक्र में भी ये क्वेश्चन इवन है, तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ें तो आप आजाद हिंद फौज वगैरह के बारे में पहले पढ़िए घटना चक्र में। इसके बाद में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसको आप देखिए, INS के ऊपर, ये जो इंडियन नेवल शिप है ना, आप बस ऑब्जर्व करो, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एक बार आप उसको खुद से ऑब्जर्व करो। पिछले 4-5 सालों के आप पेपर उठाओ यूपी के और आप देखो कि एक ना एक INS के ऊपर ये पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। तो जब भी कभी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर INS गौर करिए कि INS को इस समय कौन सा न्यूज़ में चल रहा है, कौन सा है। तो वहीं पे जनवरी 2023 में स्कॉर्पियन कैटेगरी की एक जो थी उसको कमीशन किया था, सबमरीन को कमीशन किया गया था, तो वो आपसे सिंपली पूछ लिया गया था, INS वागिर इसका आंसर था। इसके बाद में आप बात करोगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की। अच्छा, इसमें इन्होंने ये पूछ लिया कि जो इसकी पूर्वी सीमांत है उसका निर्धारण कैसे होता है, कैसे उसको हम कंफाइन करते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या है, कहाँ तक गई हुई है। तो जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसको आपको बताना था। ठीक है, अब इसमें जो ये चारों नाम है ये बहुत पॉपुलर है, स्पेशली अब इसमें ध्यान ये देना होता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी के पर्सपेक्टिव से देख लो कि यूपी में कौन कौन से प्लेस हैं। आलमगीरपुर है, कहाँ पर है ये? मेरठ के आसपास है, कहाँ पर है? राखीगढ़ी यूपी में है कि हरियाणा में है? हड़प्पा कहाँ पर है? मांडा कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर में है कि कहीं और है? तो इस तरीके से जो यूपी के प्लेसेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए, वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसके बाद जैसे ये 1118 वाला क्वेश्चन था, पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, अब पीएम गति शक्ति योजना 2021 की है, लेकिन ये बिकॉज लगातार न्यूज़ में थी और ये रहती है, तो इस तरीके की चीज़ें आपसे आगे के 2-3 साल में भी पूछ ली जाती है। ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट था ये वाला जो सेकंड वाला था, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट था इसमें उन्होंने यहाँ पर फैक्ट में गलत दिया हुआ था। तो इस तरह से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम है, प्रोजेक्ट है, कैंपेन है, इनको आपको पहले से तैयार करना है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस टाइप की चीज़ें एवरग्रीन होती हैं। ये सिर्फ करंट की चीज़ नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे अगले 4 साल आगे तक पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा जैसे मनरेगा है, ठीक है, या फिर पीएम जय है, पीएम जय, या फिर अगर आप बात करते हैं जल जीवन मिशन की, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार ये हो गई, अब ये 4-5-6-10 साल के लिए आपकी चलती रहेंगी, एवरग्रीन है। इसी तरीके से जैसे मेक इन इंडिया है, या स्टार्टअप इंडिया है, या स्टैंड अप इंडिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही है ना। तो ये इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है। देन इसके बाद में आपकी आ जाएगी जो मिड डे मील स्कीम थी, उसको पीएम पोषण योजना में चेंज कर दिया गया था, इसको रीनेम कर दिया गया था। तो ये आपका कब किया गया था ये आपको बताना है एग्जैक्टली। शायद ये 27 सितंबर की बात है, 27 सितंबर में किया गया था। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना वो आपको पहले से ही देखना है। कैसे पता लगता है? मिड डे मील स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये स्कीम आई थी उससे 10-15 साल तक ये बहुत पॉपुलर हुई थी। अब इस मिड डे मील स्कीम का जो इतनी पॉपुलर है, हर स्कूल में ये चीज़ चल रही है, प्राथमिक स्कूल में, तो वहाँ पर फिर आपको ये देखना है कि अगर इसका नाम बदल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो जो नाम बदला है वो और जिस साल बदला है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह से आप टिक करते हैं। इसके बाद में सिंपली ज्योग्राफी का ये फिनोमिना है एल निनो। आप देखते हो एल निनो ला निनो दो होते हैं, इनके थ्रू अब इनमें होता क्या है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट थी बस उसी की फॉर्म में इन्होंने दे दिया है कि ये कहाँ से ओरिजिन होती है, होता क्या है इससे, और उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिया। अब ये यहाँ पर अल नीनो पूछा है तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली आना चाहिए कि अब आपसे ला नीनो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मानसून का यही पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करेंगे अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछेंगे तो जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना,
वो पूछ लेंगे या फिर बे ऑफ बंगाल वाला पूछ लेंगे, यानी कि दो शाखाएं होती है ना, एक यहाँ से आती है, एक आपका बे ऑफ बंगाल वाली होती है, ये आती है साउथ वेस्ट वाली आती है। तो ये दोनों मिलकर के आगे बढ़ती है, तो फिर आपके यूपी में, बिहार में, यहाँ सब बारिश होती है ना। तो ये आपका एलिनो का कॉन्सेप्ट था, मानसून वाला ये हुई। इसके बाद ये टिपिकली लूसेंट टाइप के क्वेश्चन है, ये आपने अगर रख रखे हैं, पढ़ रखा है लूसेंट को, तो ईजिली हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, हार्डली इसमें 10 सेकंड लगते हैं। शिवन समुद्रम एंड कल्पक्कम जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण में पूछा हुआ था उन्होंने, तो आपको बताना था कि शिवन समुद्रम किसके लिए है और कल्पक्कम किसके लिए है। तो अगर आप लूसेंट रट लेंगे, देख लेंगे उसमें मेन मेन चीज़ें, रटने का मतलब जो मेन मेन चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको इससे देख लीजिए लूसेंट से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देन इसके बाद आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। एज यूजुअल इनका जो स्किल, इन्होंने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पूछे थे, ठीक है। स्किल से रिलेटेड कोई भी अगर स्कीम है, प्रोजेक्ट है, हाल में चल रही है, या उसका बहुत ज़्यादा उस पर जोर किया जा रहा है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। चांसेस ऑफ वेरी वेरी हाई कि आपसे वही पूछा जाएगा। और ये इनका पैटर्न रहा है 4-5 सालों का, पिछला आप उठाइए। मैंने आपको मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप उठाइए तो आपको खुद पता चलेगा कि इससे से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो ये जरूर पूछते हैं। देन इसके बाद में आपका आ जाएगा कि भारत का पहला जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पर है। ये एकदम टिपिकल घटना चक्र का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू का आंसर। इसके बाद में जो क्वेश्चन आया था इसमें देखिए, इसमें उन्होंने बोला है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा था। इसमें जो चीजें दी गई हैं उनको ध्यान से देखिए। इसमें उन्होंने एक आपको दिया है इल्तुतमिश, ठीक है। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे एनालाइज करते हैं वो समझिए। जैसे यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए, एक दिया है इसमें इल्तुतमिश, एक दिया है अलाउद्दीन खिलजी, एक इसमें आपको दिया है रजिया के पिता। अब रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश, या जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और नाम होता तो आपको ये देखना रजिया के पिता, तो पिता की बात की जा रही है बेसिकली। इसके बाद में आपका बाबर की पुत्री यानी कि गुलबदन बेगम, जो भी दिया है पहले देखो कि मेन मेन इसका नाम क्या है। अब आपको कौन कौन से नाम मिले, आपको इल्तुतमिश मिला, अलाउद्दीन खिलजी मिला, बाबर मिला। इन तीनों के बारे में अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो आपका आंसर निकल आया। जैसे अगर बाबर की लड़की कौन थी अगर आपको ये मालूम है, अगर अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ कौन थी अगर आपको मालूम है, या इल्तुतमिश की अगर आपको पत्नी मालूम है, तो आप इजीली यहाँ पर आंसर निकाल ले जाएंगे। अच्छा, उससे रिलेटेड लोग भी अगर आपको मालूम है तो आप निकाल ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि जो बाबर था, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। मान लीजिए आपको ये क्रोनोलॉजी मालूम है। अब जो अकबर है, अकबर की माँ थी, और उनकी भाभी कौन थी अगर आपको ये मालूम हो, या फिर आपको ये मालूम हो कि जैसे बाबर थे, अब बाबर का बेटा हो गया हुमायूं, तो जो हुमायूं की वाइफ है वो कौन है? तो अगर यहाँ से आपको मालूम है तो फिर वाइफ ये हो गई, तो फिर ये अकबर की माँ हो गई। तो इस तरह से फिर आपको देखना होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें भी याद है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमीदा बानो बेगम, आप अलाउद्दीन खिलजी की जो वाइफ है वो हमीदा बानो बेगम तो नहीं है। हमीदा बानो बेगम किसकी है? आप लगातार सुनते पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारे लोगों ने तो जोधा अकबर सीरियल भी अगर देखा होगा तो उससे भी उनको याद होगा कि जो हमीदा बानो बेगम है वो कौन थी। तो इस तरह से आंसर आपको निकालना होता है। जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़कर जा रहे हो एग्जैक्टली वो आपको छपा छपाया वैसे ही मिल जाए, बट अगर आपको वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है तो आप वहाँ से एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था, पूछता हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ ही है। अब उसने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही फंसाया, उसने आपको हुमायूं के बारे में ही फंसाया, या उसने आपको जो इल्तुतमिश है वहीं से आपको फंसाया। तो अगर उनके बारे में आप बेसिक चीज़ जानते हो तो आप गलत नहीं करोगे। इसके बाद में फिर आपका आ जाता है कि जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ समझ लो कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने नेशनल पार्क की बात की है, हो सकता है कि यहाँ पर आपसे ये बॉटेनिकल गार्डन की बात कर दें, हो सकता है कि अगले साल आपसे या इस साल आपसे जू की बात कर दें, कि जो जू होता है उसमें जो हम कंजर्वेशन करते हैं चीज़ों का, तो वो इन सिटू है या एक्स सिटू है, तो ये आपको समझना होता है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया था खरीदादार। अब ये टर्मिनोलॉजी है, अब ये ऑब्वियसली टफ था, ये आपको कुछ कुछ किताबों में मिल जाएगा इसके पांडे टाइप की, और भी कई किताबों में मिल जाएगा यूजीसी नेट टाइप की, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसे नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। नहीं आता है छोड़ दीजिए, इसमें अगर आपको एक भी ऑप्शन नहीं मालूम है तो इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है क्योंकि ठीक है खरीदादार से ये हो सकता है तो लगा दीजिए, मतलब जो जो ऑप्शन है वहां पर अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो उसको काट दीजिए। जो दो ऑप्शन बचे उसमें आपको रिस्क लेना है तो ले लीजिए। कभी कभी जब आपने देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि आपने 20 से 25 या 30 टर्म्स जो हैं पर्टिकुलरली वो आपने पढ़ रखे हैं, तो उससे रिलेटेड जब मान लीजिए कोई टर्म आता है तो आपको उससे कुछ कुछ चीज़ें आपकी एलिमिनेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपसे खरीदार पूछा गया तो आपको लगेगा यार जो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है ये तो नहीं है, क्योंकि इसको ये कहते हैं। तो इसी तरीके से जो परगने का जो मेन जो चीफ ऑफिसर होता है परगने का, उसको भी आप एलिमिनेट कर देते हो कि यार ये भी नहीं होगा। फिर इस तरीके से जो शाही महल का जो प्रधान सुरक्षक होता है यानी कि जो मेन कस्टोडियन होता है ना रॉयल पैलेस का, उसको भी आप हटा ले जाते हो कि यार ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर आपके पास जो बचता है आपको पता चल जाता है कि वो ठीक है ये आंसर है, या नहीं भी पता हो तो कम से कम दो ऑप्शन अगर आपके पास बचे हैं तो आपकी 50% तो प्रोबेबिलिटी हो ही गई ना। तो सपोज आपने ये दोनों काट दिए, अब इन दोनों में से कोई एक आपका हो सकता है तो आपने इसमें से चूज कर लिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, बट टर्म्स पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है जो इन्होंने कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था एनवायरमेंट का, ये क्या है? बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसी तरीके से आपसे सीओडी भी पूछा जा सकता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब सीओडी आएगा तो अगर आप बेसिक जो पीवाईक्यू वाला होमवर्क अगर आप वो करके गए हुए हो, बीओडी करके गए हुए हो, तो जब सीओडी आएगा तो वो आपका गलत भी नहीं होगा और आपको एकदम आपके लिए 10 सेकंड की चीज़ होगी। बेसिक आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन की होगी, ठीक है, बीओडी होता क्या है। देन उसके बाद में आपको 128 में
असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया हुआ था। वही मैंने आपको अभी बताया ना, जो साउथ वेस्ट मानसून पूछते हैं, वही उन्होंने पूछ लिया था कि जब ये साउथ वेस्ट मानसून होता है तो उस टाइम पर मौसम जो है तमिलनाडु के कोस्ट पे जो आपका कोरोमंडल वाला है वो कैसा रहता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से तमिलनाडु का जो तट है बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है, यानी कि वो पैरेलल होता है, और ये जो अरब सी है उसके इधर वाले साइड में, राइट साइड में उसके पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ पर जो शेडो एरिया होता है वहाँ पर होता है, तो बारिश उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसमें करते क्या है, ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका नीचे का मैप है, ठीक है, ऐसे करके है। तो इसमें जो इधर का ये जो पैरेलल चल रहा है पूरा, कोलकाता उड़ीसा और ये वाला जो पूरा है ना, वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला एरिया, विशाखापट्टनम वगैरह यहाँ पर आपका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का। और उसके बाद इधर जब आप बनाओगे ऐसे करके, तो यहाँ यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे गोवा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, फिर यहाँ पर आपका केरला पूरा आ जाता है, फिर यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाता है। तो ये जो पैरेलल पूरा चल रहा था ना, यहाँ पे ये जो और ये जो चल रहा था, इन दोनों के नाम पता होने चाहिए। इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि केरला जो है वो किसके किनारे है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि विशाखापट्टनम में वो किस टाइप के कोस्ट के किनारे है, तो फिर आपको वो पता हो, उसमें आप गलत ना करें। वही वही चीज़ें ये लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके बाद में पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसके बारे में इन्होंने दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट बना करके दे दिए थे, सिंपल से थे। मेन चीज़ ये है कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसका आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। वो आर्टिकल अगर पता है तो उसके दो बेसिक स्टेटमेंट आपको पता होंगी, और वो पता है तो ये क्वेश्चन आपका इजीली निकल जाएगा। अब आपसे पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सेटिंग है उसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। अब जो ये क्वेश्चन है ये टफ क्वेश्चन था कोविड के टाइम पे, ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है ये काफी न्यूज में था, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली टफ है। इसमें उन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार कार्यक्रम नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। अब इसमें अगर आप चारों देखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई मनरेगा तो नहीं है। इसके अलावा आप अगर देखोगे जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो भी नहीं है। पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना में थोड़ा सा आप डाउटफुल हो सकते हो। लेकिन जब आप गंगा एक्सप्रेसवे को देखते हो तो आप देखते हो अरे यार ये तो यूपी की ही है, इसका सेंटर एंटर से कोई मतलब नहीं है। कि गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसमें ये मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक पूरा लगेगा। 592 किलोमीटर है या 492 किलोमीटर है, एग्जैक्ट आपको पता हो कितने किलोमीटर है। दूसरी चीज ध्यान रखना कि एक्सप्रेस वे इनका फेवरेट टॉपिक है। कभी आपसे ये पूर्वांचल के बारे में पूछ लेंगे, कभी आपसे गंगा के बारे में पूछ लेंगे, कभी आपसे बुंदेलखंड के बारे में पूछ लेंगे, कभी अगर और कोई अभी नया कोई बन रहा होगा उसके बारे में पूछ लेंगे। पुल इनके फेवरेट है, ये जो हाईवे वगैरह पुल वगैरह होते हैं ना, एक्सप्रेस वे वगैरह, ये इनके फेवरेट, ये पूछते ही पूछते हैं, तो आपको इनको तैयार करके जाना ही जाना है। इसके बाद में इन्होंने सिंपली जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली थी। इन्होंने यहाँ पर खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, बस ये कह दिया कि आप पहचान जाओ। बी ऑप्शन जो था उसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा, डेफिनेशन बतानी थी। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो जो इन्होंने पूछा था कि 132 में कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, अगर वो आपने ढंग से पढ़ रखा है तो ईजिली आप इसमें से एलिमिनेट कर ले जाओगे कौन कौन ऐसी थी जो इससे रिलेटेड नहीं थी। अच्छा, इसमें जो नाम दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे नाम दे दिए गए हों। जैसे कनकलता बरुआ हैं, शांति घोष हैं, मातंगनी हाजरा हैं, या फिर अरुणा आसफ अली हैं, तो चारों नाम इंपॉर्टेंट है। तो कौन भारत छोड़ो आंदोलन से क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड नहीं था, आप इजीली फिगर आउट कर ले जाओगे। बट पढ़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें यहाँ पर गैस वर्क कर रहे हो, गैस वर्क करने से नहीं होगा, क्योंकि चारों नाम इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पर, बहुत सारे मूवमेंट्स में ये इन्वॉल्व भी रहे हैं ये लोग। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है 133 कि कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। बेसिकली जो इन्होंने पूछा है कि जो डीपीएसपी है और जो आपकी एफडी है, इन दोनों में सेम रूप से है, तो वो आपको बताना था। यानी कि डीपीएसपी में ये मान लो जैसे ये है, तो ये डीपीएसपी में भी होना चाहिए, एफडी में भी होना चाहिए। तो इसको बस एलिमिनेट कर लो कि अच्छा ये है समान नागरिक संहिता, ये डीपीएसपी में है या फिर आपका एफडी में है। अब जैसे ये वाला है कि अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, तो ये एफडी है या फिर डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर आप बात करते हो पर्यावरण का संरक्षण करने की, तो ये चीज़ स्टेट को भी बोली जाती है, ठीक है, डीपीएसपी में भी आ जाता है। और ये आप जब बात करते हो पर्सनल लेवल पे तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है ये, क्यों? क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पर्यावरण का संरक्षण करो। तो इस तरह से आपको बतानी होती हैं चीज़ें। आया इंपॉर्टेंट ही है, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, एफडी इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि यूपी पीछे पेपर बनाए और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन ना बनाए। इसके बाद में आप देखते हो कि आपको पोर्ट वगैरह दिए गए थे और उनको कंट्री से मैच द फॉलोइंग में करना था। अब इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे रॉटरडैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ का टर्नओवर है। इंडोनेशिया जकार्ता की आप बात करोगे, इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसी तरीके से आप जैसे उरुग्वे कंट्री अगर आप देखोगे, जैसे मॉन्टेविडियो वगैरह है, या इगारका चीन है, तो इगारका चीन है या रूस है, ये आपको यहाँ पर मिलाना था, देखना था कि ये कंट्री यहाँ पर सही दिए हैं गलत दिए हैं। लेकिन जो ये आपको जो नाम दिए गए हैं, जैसे रोटरडैम दिया है, जकार्ता दिया गया है, इगारका रूस में है कि चाइना में है, या फिर मॉन्टेविडियो, तो मॉन्टेविडियो कहाँ पर है, उरुग्वे का है या कहाँ पर है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो कंट्री कैपिटल है वो आपको याद हो, मेन मेन कंट्रीज की जो पीवाईक्यू में उन्होंने पूछ रखा है उतना याद हो। ये सारे नाम जो है ये सब पीवाईक्यू में रिपीटेड ही थे, तो उनकी अगर आपने कंट्री कैपिटल पढ़ रखी है वहीं से आप इजिली एलिमिनेट कर ले जाओगे। तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इगारका जो है वो चाइना में है कि रशिया में है। देन इसके बाद में आप देखते हो कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए
सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल के लिए। अब यूपी पीसीएस का एग्जाम है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 5, 10, 15 या 20, ऐसे ही पूछते हैं ये। आप इसमें गेस वर्क नहीं कर सकते, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्ट एग्जैक्ट फैक्ट पूछा है। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा या 20 होगा। मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम तो मैं इसको अटेम्प्ट मत करिए। टफ क्वेश्चन है फिर ये आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 136वां क्वेश्चन। इसमें क्या था, इसमें उन्होंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सी स्कीम है। मातृशक्ति उद्यमिता, कौशल मातृत्व, स्त्री निधि या अनूठी उपहार। अनूठी उपहार इसमें आंसर था, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आप बात करते हो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, यानी कि जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसके पहले इन्होंने चंद्रप्रभा के पहले एक और पूछा था, ठीक है, पिछले साल 2022 में। अब इन्होंने इस बार बस नाम बदल के चंद्रप्रभा पूछ लिया। अब हो सकता है कि 2024 में पूछे चंद्रप्रभा की जगह कुछ और पूछ लें, सांडी पूछ लें या समान वाला पूछ लें, या कोई भी पूछ सकते हैं, लाख बहुशी पूछ सकते हैं, पक्षी विहार कुछ भी पूछ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी कुछ भी पूछ सकते हैं। और उसका ईयर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये ईयर पूछते हैं। किस जनपद में है, कहाँ है, वो तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन किस साल है वो भी देख लीजिए। और उसमें भी पहले ये देख लीजिए कि अगर वो सबसे पहला है या सबसे आखिरी है, सबसे एंड वाला है, या सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है। अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, तो उसको जरूर देख लें, या अगर सिंपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी कुछ भी है। इसके बाद में भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। अब इसमें इंडियन ओरिजिन अगर कोई इंसान है जिसने लंदन में, यूके में जाकर के या कहीं बाहर किसी कंट्री में जाकर के बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ की है, वहाँ की पार्लियामेंट वगैरह में एक उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिला है या समथिंग, तो वो आप देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अभी इधर 2-3 सालों से यूपीपीएससी का ट्रेंड है कि वो यूके रिलेटेड जो हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई इंडियन ओरिजिन का इंसान कुछ कर रहा है तो वो आप जरूर रख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में 139 क्वेश्चन है, 1847 का रिवोल्ट उन्होंने पूछा है। अब उसमें विद्रोह कहाँ पर हुआ और उसका जो डेट थी या उससे रिलेटेड लोग हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से घुमा घुमा के ये हर साल पूछते हैं। मेन मेन लोकेशन दी थी, बैरकपुर का दिया था, मेरठ का दिया था, लखनऊ का दिया था और झांसी का दिया था। यहाँ पर जो रिवोल्ट है वो किस दिन शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, अंग्रेजों की तरफ से कौन मेन था कैप्टन जो इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और इधर से यहाँ पर जो पर्टिकुलर जगहें हैं यहाँ से लोकेशन से कौन लीड कर रहा था। जैसे अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थी। इसी तरीके से आपको झांसी का पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जी थी। या फिर अगर मेरठ की बात करें, बैरकपुर की बात करें, या फिर जैसे कानपुर है, तो कानपुर में नानक साहब थे या तात्या टोपे हैं, तो ये सब लोग थे। फैजाबाद से अगर आप बात करोगे या आप बात करते हो बिहार से, तो कुंवरपुर हैं। तो ये जो पर्टिकुलर नाम है जो जगदीशपुर से बिहार से कर रहे हैं या फैजाबाद से कर रहे हैं, वो अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए 10-20 मिनट से ज़्यादा के नहीं होते हैं। देन इसके बाद में उन्होंने पूछा हुआ था कि दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि जब आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो, तो उसमें हवा का जो बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण होता है वो बताना था आपको। यानी कि जो विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है लेफ्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में, वो क्यों होती है। ठीक है, तो जो कोरियोलिस फोर्स है ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आपने मॉनसून वगैरह पढ़ा होगा तब भी इसके बारे में पढ़ा होगा। यही सिंपली इसी के बारे में ये जानना चाह रहे थे कि इसकी वजह से ये होता है, तो ये आपको मालूम होगा, उसमें बेसिक चीज़ है। देन उसके बाद में एनवायरमेंट की घटना से अगर आपने पढ़ी है, एंड में जो 4-6 पेज एंड के होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सिंपली अगर आप पीवाईक्यू को पढ़कर जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके 5 सेकंड के हैं। क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर मार दिया करें, 1974 है, इतना ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, देन इसके बाद में 142, इसमें खनिज संपदा के ऊपर उन्होंने बेसिकली पूछ लिया था। जब भी कभी पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर एक्सकेवेशन साइट हो, कहीं से वहाँ पर खोदने से कुछ मिला हो, ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ये वाला जो था ना, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले, ये बहुत न्यूज़ में रहा था, ऑल ओवर वर्ल्ड न्यूज़ में रहा था, लेकिन इंडिया में तो जगह जगह रहा था, हर न्यूज़पेपर में आया। बहुत बेसिक चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो ये आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में इन्होंने बना करके पूछ दिया। इसी तरीके से और भी अगर कहीं पर कुछ ऐसा हुआ होगा, कहीं पर भी डिग किया होगा और वहाँ पर कोई चीज़ मिल रही होगी, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जब आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को लेकर के अवेयर रहें। देन उसके बाद में इन्होंने पूछा हुआ था कि जो ओजोन लेयर है, वही जो मैंने आपसे चीज़ पूछी थी ना, कि ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर, तो वही ओजोन लेयर के बारे में बेसिक चीज़ें पूछते हैं। तो यहीं पर आपको पता होना चाहिए था कि अच्छा ठीक है, ये किस लेयर में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है या किस में होती है। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाता है 144 क्वेश्चन। इसमें इन्होंने एग्जैक्टली वही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक हमें प्राप्त करना ही करना है। भाई जेंडर इक्वलिटी हमें चाहिए ही चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हमें चाहिए ही चाहिए, जीरो हंगर हमें चाहिए ही चाहिए कि कोई कम से कम भूखा ना मरे। बट स्पेस रिसर्च की बात क्या की गई है, नहीं की गई है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में बात आती है 145 की। इसमें क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 फरवरी। आप देखोगे 5 सेकंड नहीं लगने, मुझे नहीं लगता, मतलब देखते ही आप मार्क कर दोगे, क्योंकि ठीक है वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा है, 2 फरवरी है, रिपीटेड क्वेश्चन है इनका। इसके बाद में आप बात करते हो वर्ल्ड ओशन प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रिपोर्ट वगैरह होती है, इंडेक्स वगैरह होती है, वो देख लो, उसमें भी आप कैसे देखते हैं देखो समझो। अब जैसे उन्होंने पूछा वर्ल्ड ओशन प्रोटेक्शन रिपोर्ट, अब वर्ल्ड बैंक आप पहले ही काट दो कि वर्ल्ड बैंक तो नहीं होगा। भाई वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है ना, थोड़ा पैसे से रिलेटेड काम करते हैं, फंड वंड देने का काम और ये सब काम करते हैं।
तो भाई जो सोशल प्रोटेक्शन है ना, ये वो करने वाले नहीं है। थोड़ा सा मतलब अगर आपको अगर आंसर नहीं मालूम है तो इस तरह से सोच सकते हो। तो आपने वर्ल्ड बैंक को पहले ही हटा दिया, WEF को आपने पहले ही हटा दिया कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका, क्योंकि उसका आप याद करके जाते हो, जैसे WEF है, इसका तो ये हर बार पूछते हैं ना। आप देखोगे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो 6-7 हैं वो आपने रट रखी होती है, इसके बाहर से कोई आई नहीं है। अगर इसके बाहर से कोई अगर आती है तो वो आपको पता चल जाता है कि ये तो WEF की नहीं है। तो आपने WEF पहले कर दिया, वर्ल्ड बैंक पहले कर दिया। अब जो डाउट होता है किसमें होता है, WHO में हो सकता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। अब यहाँ पर करिए कोविड रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते, कोई अगर ऐसी चीज़ होती तो उसमें WHO थोड़ा ज़्यादा फिट बैठता। सोचने को आप ये सोच सकते हो कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, तो क्या पता WHO ये काम कर रहा हो लोगों को बचाने के लिए कोविड वोविड से रिलेटेड। लेकिन थोड़ा सा अगर और हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर कोई बात की जा रही है तो फिर आपकी वो WHO से रिलेटेड आएगी, वरना सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है तो इसमें ये आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था। चलो ठीक है, इनमें आपको डाउट होता भी, कम से कम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड बैंक है इसको तो आप हटा सकते थे ना, तो दो ऑप्शन के बीच में आपको केवल डाउट रहता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन चूंकि आते हैं एग्जाम में, ये जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इंडेक्स वगैरह हैं, तो ये रट के जाओ। अब जैसे यहीं पे बता देता हूँ, मुझे याद आ गया, जैसे हैप्पीनेस रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब ये इनका एकदम पर्टिकुलर एकदम पेट क्वेश्चन है, ये पूछते ही पूछते हैं क्लाइमेट के, जो क्लाइमेट की आपकी एमिशन वाली जो रिपोर्ट होती है, कितना एमिशन वगैरह हुआ है, ग्रीन हाउस वाली जो होती है, वो आपसे पूछा ही जाता है। जैसे जेंडर अडप्टिंग, जेंडर जो इक्वलिटी वाला जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि कहाँ पर आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है किस कंट्री में, तो वो जो रिपोर्ट होती है वो भी आपसे पूछी जाती है। तो ये सब अगर आपको याद है तो आप इजीली कर ले जाओगे। इसके बाद ये जो गाना था, ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, नाटू नाटू वाला, नाटू नाटू नाच नाच जो भी था, तो ये यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ था। अब इसके रचनाकार पूछा था, यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि कंपोज किसने किया था। ये नहीं पूछा था इन्होंने कि गाया किसने, कंपोज किसने किया था ये पूछा गया था। ये नहीं पूछा था कि ये जो गाना है किस मूवी में था, किसने बनाई थी। कंपोज किसने किया ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो जो इंपॉर्टेंट गाना है या कोई भी ऐसी चीज़ है, मूवी है जो ऑस्कर के लिए जा रही है, कुछ हो रहा है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड को मिल रहा है या बाफ्टा अवार्ड में उसको कोई चीज़ मिली हुई है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसके बारे में आप कम से कम बेसिक जो चीज़ है वो जरूर जान के रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसने गाया है सिर्फ आपको ये पता है और ये पता ही नहीं है कि कंपोज किसने किया है, लिरिसिस्ट कौन है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद में बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फरवरी 2023 का क्वेश्चन है, 14 मई को आपका एग्जाम था। इसमें था कि किस कंट्री ने सेंट्रल बैंक के अपने करेंसी नोट से जो ब्रिटिश राजशाही है, यानी कि जो ब्रिटिश मोनार्की है, उसको हटाने का फैसला किया था अपने करेंसी नोट्स में से। ऑस्ट्रेलिया इसमें राइट आंसर था, आपको पता भी है ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ रहा है। तो ये आपका 148 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हो, अब जैसे अब यहाँ पर आप ऑप्शन भी तो देखो, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, तो नेपाल श्रीलंका तो नहीं हो सकता ना यार। मतलब बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही हटाने की, तो नेपाल और श्रीलंका तो है नहीं। कनाडा आप सोच सकते हो कि ओके ठीक है, कनाडा हो सकता है एक बार को, और ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। इन दोनों में भी आप अगर डाउट में रहते तब भी आपकी 50% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन को सही करने की। तो इस तरह से जरा ऑप्शन को देख लिया करो, ये होता है स्मार्ट तरीका, ये होता है एप्टीट्यूड। इसके बाद बात करते हो आप 149, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसमें जो ये जैनुल आबदीन है, ठीक है, इसको कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। तो किसने किया था, जैनुल आबदीन ने। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में 10-12 बार तो कम से कम पूछा ही गया है। तो इनके बारे में अगर आपने 2-4 बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं तो ये क्वेश्चन हार्डली 10 सेकंड का क्लियर था। इसके बाद में जो है क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ आपको बतानी थी। इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलता है कृष्णा है, गोदावरी है। अब ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं और इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये अगर आपने पढ़ रखा है। इसमें मेन मेन नदियाँ दी गई हैं। देखो जैसे महानदी है, महानदी पिछले 3 से 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। महानदी का कभी डेल्टा पूछ लेंगे, कभी महानदी की सहायक नदी पूछ लेंगे, एक ना एक ऑप्शन में महानदी होता ही होता है, तो महानदी तो आप रट कर जाओगे ही जाओगे। इसके अलावा जैसे गोदावरी वगैरह है या कृष्णा है, इन दोनों में एक की ओरिजिन वगैरह आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जब आप देखोगे तो आप जान जाओगे कि अच्छा ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी नदी है जिसकी सहायक नदी उससे सही मैच नहीं दी गई है। और ये वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट नदियां हैं, तो ये पता हो भाई, यही तो नदियां हैं। जैसे देखो गंगा है, यमुना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो सोन। सोन के अलावा आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको कृष्णा मिलती है, गोदावरी मिलती है क्योंकि बड़ी रिवर है, कावेरी मिल जाती है फिर साउथ इंडिया में। देन आपकी महानदी जो है ये आपके उड़ीसा की साइड जो है वो मिल जाती है। फिर थोड़ा सा आप अगर ये वेस्ट बंगाल साइड देखते हो तो आपको दामोदर देखने को मिलती है, दामोदर, ठीक है। बाकी छोटी छोटी जैसे बराकर नदी है, तो ये सब जो है ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। लेकिन जो ये नदियां हैं जैसे महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी पर कौन से डैम बने हुए हैं वो जरूर देख लो, महानदी पर अगर कोई डैम बना है तो वो जरूर देख लो, महानदी पर अगर कोई वाटरफॉल है बहुत पॉपुलर तो वो जरूर देख लो। जैसे मान लीजिए कि जबलपुर में जो धुआंधार वाटरफॉल है MP में, तो वो किस नदी पर बना है वो देख लो। नर्मदा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा से रिलेटेड पूछता है। सरदार सरोवर डैम जो है किस पर है, नर्मदा पर है, तो वो देख लो। तो इस तरह से ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसको आप अब ये मैंने चीज़ें बताई, आप वीडियो देखो, देन उसके बाद में आप पेपर को अपने आप से एक और बार देखो, तो आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में जनरेट होंगे। तो ये यहाँ पर UPPCS 2023 का जो पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो फिर 2022-2021 के पेपर में आपको इसी तरह से एनालाइज करवा दूंगा। RO ARO 2023 का पेपर भी एनालाइज हम लोग करेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यही नाम है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। यूट्यूब वगैरह पे अगर आप पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।